आज नीति शास्त्र का जो महत्वपूर्ण विषय है, एथिक्स इसको बोलते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर माना जाता है वो कांट के बारे में माना जाता है। और कांट के बारे में ये कहना है कि ये दर्शन शास्त्र का एक सिरमौर की तरह से इसे कहा जाता है। और कांट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, सभी लोगों के लिए मुश्किल होता है। इसीलिए इससे लोग बचने का प्रयास करते हैं कि जो कांट की फ़िलॉसफ़ी है, कांट का जो दर्शन है, उससे थोड़ा सा लोग बचने का प्रयास करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि कांट इतना मुश्किल क्यों है, और दूसरा है कि कांट नई बात क्या करता है अपने आप में। तो निश्चित रूप से कांट की जो नैतिक शास्त्र है, जो इसका फ़िलॉसफ़ी है, अपने आप में वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी में एज़ वेल एज़ इंडियन फ़िलॉसफ़ी में एक माइलस्टोन माना जाता है, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है अपने आप में। हम कांट का जो फ़िलॉसफ़ी है वो एक, इसका फ़िलॉसफिकल पार्ट अलग है, मतलब जो दार्शनिक हिस्सा इसका अलग है, और जो इसका एथिकल पार्ट है वो थोड़ी सी इसका अलग है। तो अधिकांश लोग जो जो पढ़ाते हैं, कांट को पढ़ाते हैं या दूसरे लोगों को पढ़ाते हैं, ये बारीक अंतर नहीं कर पाते हैं। तो आपको बहुत गंभीरता से इसको, इसके दार्शनिक पक्ष को और इसके नैतिक पक्ष को अलग अलग करना पड़ेगा। तो जो इसका नैतिक पक्ष है, हम कह सकते हैं इसके दार्शनिक पक्ष पर ही आधारित है, उससे अलग आप नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी ब्रीफ में मैं बताऊं नैतिकता के बारे में। नैतिकता में होता क्या है? नैतिकता में किसी भी वस्तु के अच्छा होने, बुरा होने, या उसका कर्तव्य होने या कर्तव्य नहीं होने, उचित और अनुचित होने आदि का हम फैसला करते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी हम भी कहते हैं कि ये आदमी अच्छा है, ये बुरा है, ये इसका कर्तव्य है, इसका कर्तव्य नहीं है। तो नीति शास्त्र क्या कहते हैं? मूल्यों के आधार पर, यानी जो वैल्यूज़ के आधार पर अच्छा बुरा, कर्तव्य अकर्तव्य आदि चीज़ों का डिसीजन लेती है। ये है नीति शास्त्र। लेकिन प्रश्न उठता है कि जो निर्णय हमारा होता है, जो इसे जजमेंट कहा जाता है, ये जजमेंट आधारित किस पर होता है? इसका बेस क्या है? तो इसके दो विचारधाराएं मुख्य रूप से अब तक प्राचीन काल से लेकर के अब तक देखने को मिलती है। एक है इसका परिणाम पर आधारित है, यानी रिजल्ट पर। जैसे रिजल्ट का मतलब ये हो गया कि कोई कार्य अगर हम करते हैं और उसका परिणाम अगर अच्छा मिलता है, शुभ मिलता है और बढ़िया मिलता है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारे लिए शुभ है। और कोई भी काम अगर उसका नुकसान होता है, अगर हमको उसका फ़ायदा नहीं होता है, किसी भी प्रकार की हानि होती है, तो हम उसको अशुभ कहते हैं। तो मेरी बात से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि जो नैतिक निर्णय का जो जजमेंट है, वह दैट इज़ द बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंट, यानी यह परिणाम पर आधारित है। इसको कॉन्सिक्वेंटलिज्म भी बोला जाता है, यानी परिणामवाद इसी को बोलते हैं। कि जब नैतिक निर्णय, कोई भी जब नैतिक निर्णय होता है, वो परिणामों पर आधारित हो जाता है, यानी तब उसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंटलिज्म, यानी परिणामवाद। तो हमारा जो शुभ अशुभ का जो निर्णय है, अच्छा या बुरा का निर्णय है, कर्तव्य या अकर्तव्य का निर्णय है, वो परिणाम पर आधारित है। इसी को बोला जाता है परिणामवाद। और जो दूसरी दार्शनिक विचारधारा है, जो कि वो कहता है कि नहीं, हमको सद्गुण की वो बात करते हैं। जैसे कि अरस्तु सद्गुण वर्च्यूज़ की बात करता है कि सद्गुण ही ज्ञान है, ठीक है ना। तो सद्गुण की बात करते हैं। सद्गुण क्या है? जैसे होता है कि साहस है, न्याय है, प्रेम है, देश शुचिता है, ऐसे बहुत से जो होता है, ईमानदारी है। तो अरस्तु का ये कहना है कि जो भी हर व्यक्ति संसार में ये चाहता है कि हमको उसको शुभ मिले, अच्छा मिले। कोई भी संसार में बुरा नहीं चाहता है अपना, कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। जो अपराधी होता है, जो चोर होता है, डकैत होता है, या जो भी किसी प्रकार का क्राइम करता है, वो भी इसलिए करता है उसकी कि उसमें शुभ दिखाई पड़ता है, उसके रिजल्ट में कि हमको पैसा रुपया मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, तो उसको अच्छा दिखाई पड़ता है। तो सुकरात का ये कहना है कि अगर हमको उसके वैल्यूज़ के बारे में बताया जाए, यानी मूल्यों के बारे में बताया जाए, वैल्यूज़ के बारे में, वैल्यूज़ का लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किया जाए,
तो उसके इम्पैक्ट के, उसके परिणाम के बारे में लोग जानेंगे, तो उसके बारे में वो गलतियाँ लोग नहीं करेंगे, उनका ये कहना है। यह मतलब कि सद्गुण के बारे में अगर आप जानेंगे, जैसे साहस अगर है तो साहस के क्या फ़ायदे हैं, चोरी अगर करें तो ये दुर्गुण है, तो चोरी करने के आपको क्या फ़ायदे होंगे। लेकिन अगर बताया जाए कि ईमानदारी के क्या फ़ायदे हैं, तो अरस्तु का पूरा जीवन जो है युवाओं के बीच में ही मतलब कि बीता, और हर व्यक्ति से वो प्रश्न ही पूछता था, आपको पता ही है। तो प्रश्न पूछने के माध्यम से वह उनके चीज़ों के बारे में पूछता था कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो जो भी, जैसे कि आप सैनिक बनना चाहते हैं, तो सैनिक बनने के लिए आपके पास साहस होना चाहिए, शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, संयम होना चाहिए। तो कहता था कि इन सद्गुणों का आप पालन करिए। तो नैतिक जो वो कहता है कि नैतिक निर्धारण हमको 2 तरीके पे करना चाहिए। तो ये 2 विचारधाराएँ हैं। तीसरी विचारधारा ये है कि इसको कांट ने दिया। उसने कहा कि हम जो नैतिक निर्णय करें, न तो परिणाम पर करें और न तो सद्गुणों पर करें, दोनों के आधार पर हम नहीं कर सकते हैं। तो परिणाम को लेकर के उसके अपने एक अलग एलिगेशंस हैं जो है। तो क्या कहता है कि अगर हम परिणामों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण करेंगे, तो नैतिकता क्या हो जाएगी, सशर्त हो जाएगी। सशर्त का मतलब कंडीशनल हो जाएगी, और नैतिकता कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती है, सशर्त कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है। और दूसरा ये उसकी जो महत्वपूर्ण मतलब कि ये मतलब बात है कि उसने कहा कि नैतिकता सशर्त नहीं होनी चाहिए, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, हम ये करें तो हमको ये मिले। ठीक है ना। और वो कहता है कि जो परिणामवाद नैतिकता की बड़ी सीमित, बड़ी संकुचित और बड़ी मतलब कि परिभाषा देता है, इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता है। और जो नैतिकता होनी चाहिए वह यूनिवर्सल होनी चाहिए, यूनिवर्सल। जैसे मान लीजिए परिणामवाद के आधार पर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक व्यक्ति को कुछ करने से उसको लाभ मिलता है, दूसरे व्यक्ति को वही काम करने से उसको नुकसान होता है। तो जो नैतिकता है वह जो है यूनिवर्सल नहीं है ना, वह व्यक्तिगत है। तो व्यक्तिगत है मतलब तो हर आदमी की नैतिकता अलग अलग हो जाएगी। तो जब तक नैतिकता यूनिवर्सल नहीं होगी, मतलब कि जो वह नैतिकता जो कि सबके लिए इक्वल हो, बराबर हो, तो कांट का कहना है कि नैतिकता यूनिवर्सल होनी चाहिए, उसका जो फॉर्म होना चाहिए यूनिवर्सल होना चाहिए। और परिणामवाद नैतिकता के बहुत ही सीमित व्याख्या करता है। और फिर वो कहता है कि नैतिकता अनिवार्य भी होनी चाहिए, यानी कैटेगोरियल शब्द का प्रयोग करता है कि अनिवार्य होना चाहिए, बिना शर्त के होना चाहिए। और जो नैतिकता है वह बुद्धि पर आधारित होनी चाहिए, मतलब बुद्धि पर इसका जो है सोर्स होना चाहिए। तो 2 चीज़ों पर बहुत ध्यान देता है कांट की। वह कहता है कि नहीं, इसमें बुद्धि का बड़ा रोल है नैतिकता में, और दूसरा है यह लॉजिकल होनी चाहिए, जो कि हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ, भावनाओं पर आधारित नहीं है। जैसे प्रशासन में कोई भी जब निर्णय लेता है, तो कांट यहाँ पर बड़ा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है कि जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेता है तो वह निर्णय यूनिवर्सल होना चाहिए। आप यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अप्लाई करके चलेंगे। यूनिवर्सल का मतलब जो उसका आदेश है वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा होना चाहिए, एक तरीके से होना चाहिए। वह उसका जो आधार होना चाहिए वो बुद्धि होनी चाहिए, और वह उसका एक लॉजिकल कल्मिनेशन होना चाहिए, उसके पीछे एक तर्क होना चाहिए। तभी नैतिकता को आप यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं। इसीलिए कांट का बड़ा रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर भावना के आधार पर या इच्छा के आधार पर या मोटिवेशन के आधार पर जब निर्णय होता है, तो वह यूनिवर्सल नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। वह इंडिविजुअल हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा। आगे कांट ये कहता है कि जो रिजल्ट है, परिणाम है, परिणाम के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि यह हम काम कर रहे हैं तो हमको इसका परिणाम यह मिलता है। तो कार्य और परिणामों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं है, वो अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आप सोच के काम कर रहे हैं कि इस कार्य का यह परिणाम मिलेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई इसकी निश्चितता नहीं है।
तो कार्य और परिणामों में कोई बहुत अच्छा कनेक्टिविटी या साम्य नहीं है, वह इसकी भी आलोचना करता है। तो जब परिणाम, अब थोड़ी सी हम लोग गीता को लेके चलते हैं, यहाँ पर कांट को गीता से बहुत जोड़ा जाता है। जैसे कि गीता में कहा गया है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपका कर्म पर ही अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। हालांकि गीता एक अलग विषय है, लेकिन बहुत साम्यता इसमें होती है। जो गीता कहती है कि आपका फल पे अधिकार नहीं है, जो कर्तव्य आपके सामने कर्तव्य करिए, फल की चिंता मत करिए। एकदम कांट भी यही कहता है कि जो कर्म कर रहे हैं और उस कर्म का जो आप सोचते हैं कि अब फल निकलेगा, इसकी सियोरिटी कोई नहीं है। निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। तो कोई इसमें एक यूनिवर्सलिटी नहीं है। यह एक अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा जो सबसे अगला जो बहुत बड़ा एलिगेशन है कांट का इसके बारे में, परिणामवाद के बारे में, ये कहना है कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वह एक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। जो जितनी भी विचारधाराएं हैं, परिणामवाद की जो विचारधारा है, वह व्यक्ति को एक साधन मान लेती है। कांट कहता है एक साधन नहीं व्यक्ति है, व्यक्ति अपने आप में साध्य है। एक चीज़ कांट को पढ़ते हुए एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कांट मानव की सबसे ऊंची गरिमा को स्थापित करता है। यानी उसको सर्वोच्च पर अगर कोई खड़ा है तो मानव को केंद्र मान करके ही सारी विचारधाराओं का विकास ये करता है। तो मानव एक पैसे कमाने का साधन नहीं है, इसका कहने का मतलब जितने भी साध्य हैं, व्यक्ति साधन नहीं है बल्कि साध्य है। अब इसको थोड़ी सी और भी व्याख्या हम कर लेते हैं। जैसे सरकारें होती हैं, सत्ता होती हैं, तो सरकार और सत्ता में चाहे वो अधिकारी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आम आदमी हो, तो बहुत से केसेस में हम ये देखते हैं कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसे एक साधन के रूप में लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन कांट का नैतिक दर्शन ये कहता है कि चाहे जो भी हो, सब में एक यूनिवर्सलिटी का भाव है, मतलब सबके, लेकिन कोई किसी को आप साध्य नहीं समझ सकते हैं, साधन नहीं समझ सकते हैं। हर व्यक्ति का साध्य है अपने आप में, ठीक है। तो एक अपने आप में ये है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि एक बहुत सा एग्जांपल दिया गया है, ट्रीटिंग पर्सन एज ए मैन, ट्रीटिंग पर्सन एज ए मैन, ठीक है ना, एज ए मीन्स। तो मीन्स नहीं है बल्कि ये एंड है। मैन इज़ द नॉट ए मीन्स बट ओनली द एंड, ठीक है ना। तो मानवता भी, जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी एक साधन नहीं है बल्कि एक साध्य है, यह इनका मानना है। और परिणामों की अनिश्चितता के बारे में मैंने बताया। तो ये है कि जो 3-4 आर्गूमेंट मैंने आपको बताया, ये परिणामवाद। तो कांट की जो आलोचना मतलब है परिणामवाद को लेकर के, सद्गुणों को लेकर के, वो ये कहता है कि न तो परिणामवाद, यानी जो परिणाम है, परिणामों के आधार पर नैतिक निर्णय करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो कहता है कि जो कर्तव्य आपका है, जो कि आपके हाथ में है, कर्तव्य ही आपके हाथ में है, और कर्तव्यों को ही एक अच्छे गुडविल की तरह से मतलब देखने की वो बात करता है, ठीक है ना। वो कर्तव्यों को फिर बुद्धि से जोड़ता है, बुद्धि को तर्क से जोड़ता है, इस तरीके से। अब उसके लिए अलग से हम लोग देखेंगे। लेकिन जो ये छोटा सा जो इंट्रोडक्टरी हमारा ये लेक्चर है, इसमें मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि कांट ने जो दूसरी जो विचारधाराएं हैं उनकी आलोचना क्यों किया, और आलोचना करने के बाद उसने एक जो अपना नया सिद्धांत, ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करने की वो बात करता है। वो कहता है कि आप यही चीज़ें आपके हाथ में हैं, दूसरी चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। तो कांट के द्वारा परिणामवाद और सद्गुण की आलोचना करने का जो छोटा सा लेक्चर था, ये कांट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इसके बारे में ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक है, तभी कांट को आप समझ पाएंगे। थैंक यू।